नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मक्का की फसल से अधिक उत्पादन के लिए सलाह। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने खरीफ मक्का की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है, लेकिन इस फसल में अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो आप मक्का की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को और किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विभाग शहडोल के विषय विशेषज्ञ प्रदीप कुमार। मक्के की खेती के विषय में बता रहे हैं। मक्के की फसल जिन किसानों ने मई और जून में बोनी कर दी है, उनकी फसल 2 महीने की हो गई होगी, 2 से 1.5 महीने की अंतराल में। और जो किसान भाइयों के पास में पानी की समस्या रही होगी, पानी की व्यवस्था नहीं रही, उनकी फसल अभी 20 से 25 दिन की होगी। यानी कि ये बड़ी कांतिक अवस्था होती है। समय हमको एक चीज़ विशेष ध्यान देना है कि भराव ना हो, पानी का भराव नहीं होना चाहिए। अगर पानी का भराव हो रहा है तो हमारी फसल की जो जड़ें हैं वो अच्छे से विकास नहीं करेंगी और जल निकास का अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, अगर कभी पानी नहीं गिर रहा है और बीच में ड्राई यानी सूखा पड़ गया, तो ऐसी अवस्था में हमारे पास में सुविधा रहे कि हम 1-2 सिंचाई कर सकें, जिससे कि हमारे फसल में पर्याप्त नमी बनी रहे। सिंचाई के बाद मक्का की फसल में बहुत से खरपतवार उग आते हैं, जो फसल से पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही ये खरपतवार बहुत से हानिकारक कीट और रोगों को आश्रय देते हैं। इसलिए मक्के की फसल को इन खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी होता है। फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अगर आपके पास कम समय है या लेबर मिल रहे हैं आपके यहाँ अच्छे कम रेट में हो रहा है, तो आप निराई गुड़ाई कर लें। या वो चीज़ नहीं हो रही तो आप वीडो, हेंडो और डोरा, इन तीनों यांत्रिक विधि के द्वारा भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में अगर खरपतवार है, तब आप रासायनिक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की। तो जैसे पोषक तत्व प्रबंधन की बात आती है, तो हमने बेसल डोज के रूप में यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इनका हमने पहले ही बेसल डोज में उपयोग कर चुका है। अब जो शेष बचा है उसकी वृद्धि के लिए तो नत्रजन हमको 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। किसान भाइयों, मक्के की फसल में पोषक तत्वों का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और इन उर्वरकों की पूर्ति के लिए पहली और दूसरी निराई गुड़ाई के बाद 40 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में भुरकाव कर पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, जिससे पौधे सीधे खड़े रहते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप पोषक तत्वों का प्रबंधन करें या फर्टिलाइजर डालें, रासायनिक खाद डालें, तो उसके लिए नमी होना चाहिए पर्याप्त और मौसम आपका खुला रहे। इस चीज़ का विशेष करके ध्यान देना। फसल सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो अधिकतर आपने देखा होगा कि मक्के की फसल में एक ही तना छेदक कीट की पहचान। इस कीट के लार्वा भूरे सफेद रंग के होते हैं, सर काले रंग का और पीठ पर 4 लंबी भूरी धारियां होती हैं। ये कीट पौधों के तने में प्रवेश कर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पौधे के बीच का भाग मुरझाकर सूखने लगता है। इस कीट की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान 3G दानेदार दवा को पौधों की पोंगलियों में डालें। साथ ही क्यूनाल्फास 25% EC 1.50 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, मक्के की फसल में माहू कीट का प्रकोप भी होता है। ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं और इनका प्रकोप झुंडों में होता है। कीट प्रकोप की उग्रता में पौधे की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। साथ ही ये कीट मधु स्रावित करते हैं, जिसके कारण पौधे अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते और कमजोर होकर सूखने लगते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि इससे भी कीट का प्रकोप कम न हो, तब रासायनिक दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। किसान बंधु, पत्तियों के झुलसा रोग से मक्के की फसल को भारी नुकसान होता है। इस रोग का प्रकोप फसल में होने पर
पौधे की पत्तियों पर बड़े लंबे अथवा कुछ अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोग के उग्र होने पर पत्तियां झुलसकर सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए जिनेब 80% 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो सामयिक बात बताई गई है मक्के की खेती की, अगर उसको आप अच्छे से सुन के अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही अच्छी उपज होगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। जय। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मेहनत का फल मीठा होता है। अगर मेहनत सही दिशा में की गई हो तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किसान दंपति की जिन्होंने वाकई में अपनी मेहनत से इस मुहावरे को चरितार्थ कर दिखाया है। झारखंड की राजधानी रांची के ओर मांझी प्रखंड में एक आदिवासी बाहुल्य गाँव पिपरा बंडा के किसान दंपति परशुराम मुंडा और लीला देवी ने। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी के बारे में। पहले 2005 में बंजर पहाड़ था, जमीन पूरा पत्थल उथल ये सब था। बंजर भूमि से हरियाली लाया हूँ और ला करके मैं इस बागान में आज देखिए। ये दंपत्ति लगभग 5 एकड़ में बागवानी कर रहे हैं। इनके बागान में आम, अमरूद, कटहल, मोरिंगा यानी सहजन, केला, पपीता जैसे फल वृक्ष सहित खेत के बॉर्डर पर शीशम, सागौन, गम्हार के वृक्ष लगे हैं। मौसम के अनुसार खाद्यान्न और सब्जियों की फसलें भी उगाते हैं। उसमें हम 2005 के बाद हम आम का पौधा लगाए हैं, जिसमें 5 एकड़ में लगाए हैं, जिसमें हेमसागर है, तोतापुरी है, अम्रपाली है, चौसा है, मालदा है। इस 5-6 वेराइटी का आंबा है। कटहल भी है मेरा पास 8-10 पीस है। केला है 30 पीस है। सहजन है पेड़ 60 पेड़। पपीता है 20 पेड़। अमरूद है 91 पेड़। और आम सब आम मिला करके है हमारे पास 400 पेड़ है अभी मेरे पास मौजूद। और लहर दाल भी है हमारे पास। खाने कितना है, करला, झींगी, बैंगन, ये सब समय समय पर मैं निकालते रहता हूँ और बाज़ार में फिर बेचता हूँ। उसी में मेरा खर्चा पानी निकलता है। उसी में मैं खेती बाड़ी भी करते हैं। धान का फसल भी इसमें मैं खरीदता हूँ, धान फसल भी खरीदता हूँ। अभी हल्दी है हमारे पास, हल्दी भी है, ओल भी है। ओल का भी खेती करते हैं और करके अपना बाल बच्चा मिल कर के भी खेती बाड़ी करते रहता हूँ। अभी इनको आम का भरपूर उपज मिल रहा है। इनकी अच्छी किस्मों के आम बड़े आराम से इनके बाग में ही बिक जाते हैं और आम का अच्छा बाजार भाव भी मिलता है। अभी छोटे बड़े लगभग 400 आम के पेड़ों से 90,000 रुपए की आय ले चुके हैं और अभी इस पूरे माह में इन्हें आम की उपज मिलेगी, जिससे आगे अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। अगले साल बेचे थे 1.5 लाख का। इस बार देश में कम आम हुआ है तो इसमें हम बेच रहे हैं। अभी बेचे हैं पक्का और कच्चा पहले बेच चुके हैं 90,000 का। इस बार अभी आम मेरा पेड़ में लगा हुआ है, उसमें अभी बचा हुआ है मेरा 80,000 के लगभग का बचा है। जब आता है व्यापारी तो बाहर से, रांची का भी व्यापारी आता है और बाहर से भी व्यापारी आता है हमारे पास, और वह फ़ोन से भी बात करा करके तब आता है व्यापारी, बुलाते हैं तब आता है। हमको अच्छा रेट मिलता है इस बागान में। आम की तुड़ाई कर बाजारों में बेचने जाते हैं तो औने पौने दाम पर व्यापारी फल खरीदना चाहते हैं। साथ ही साथ बाजार में फल ले जाने में खर्चा भी अधिक होता है, लेकिन अब ये व्यापारियों के ऑर्डर पर फल की तुड़ाई करते हैं और व्यापारी बाग से ही पूरा आम लेकर चले जाते हैं, जिससे इन्हें अच्छा मुनाफा हो जाया करता है। और अभी हम सहजन का भी मैं पहले बेच चुका हूँ, 4-5 हज़ार का मैं बेच चुका हूँ पहले। और अमरूद का पेड़ है 91 पेड़ है, जिसमें हमारा इलाहाबाद, कानपुरी दोनों है अमरूद। उसमें हमको 30-40 का रेट मिल जाता है और अच्छा वैरायटी में अच्छा हमारा अमरूद का मांग है और अच्छा खासा रहता है। अमरूद 200 ग्राम 300 ग्राम का मेरा हो जाता है। केला का है, केला, कटहल है, कटहल का आमदनी अच्छा है मेरा हो पास होता है। बॉर्डर लाइन में मेरा पास सागवान है, शीशम है, 200-300 पौधा है हमारे पास। सागवान, शीशम, गम्हार का वैरायटी बॉर्डर लाइन में वो सब मेरा समय पर हमारा डाल पात काट करके अपना भी जलावन में मेरा पास काम होता है।
इनके 5 एकड़ एरिया पर आम के अलावा दूसरे फल वृक्षों और फसलों से भी उपज मिलती रहती है। इसके अलावा खेतों के चारों तरफ लकड़ी वाले पेड़ भी लगे हैं जो बाद में इनको लाखों रुपए देंगे। कुल मिलाकर इनको 5 एकड़ एरिया से हर महीने कम ज्यादा आमदनी होती ही रहती है, जिससे साल में लाखों कमा रहे हैं। बहरहाल 2005 से लगातार जी तोड़ मेहनत कर यह किसान दंपत्ति बंजर पहाड़ की भूमि पर हरियाली लाकर काफी खुश हैं और इनके मेहनत का फल आज वाकई मीठा हो गया है, क्योंकि अब इस दंपत्ति के मेहनत से पूरे परिवार में तो खुशी आ ही गई है, आसपास के लोगों के लिए एक मिसाल भी बनकर उभरे हैं। और जो साग सब्जी जो करते हैं, भिंडी वगैरह है, करला है, बैंगन है, झींगा है, नेनुआ है और करला है, ये सब खेती समय समय पर हम खेती बाड़ी करते रहते हैं। और इस खेती बाड़ी से पत्नी बाजार जा कर के बेचता है, बेच करके अपना खर्चा निकलता है, खर्चा निकाल करके अपना घर परिवार चला रहे हैं, चला करके अपना इस बागवानी लगा करके हम अभी दो पति पत्नी बाल बच्चा हम खुश हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ताकि मृदा में नाइट्रोजन समय में मूंग उड़द की बुआई, जार में सुधार और खरपतवारों के प्रबंधन के लिए साफ मौसम के दौरान इंटर कल्चर ऑपरेशन करें। किसानों को भिंडी की उन्नत किस्में जैसे अर्का अभय, पूसा A4, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, परभनी क्रांति किस्म लगाने की सलाह दी जाती है। आर्द्र मौसम को देखते हुए मुर्गी द्वारा भोजन का सेवन कम कर दिया जाता है। भोजन के पूरक के लिए विटामिन और ऊर्जा खाद्य सामग्री को अपने फीड में और साथ ही कैल्शियम सामग्री को मिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जतारा, जिला दमोह के कृषक अभय कुमार ने। ये पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अभय कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम दुग्ध ज्वर के बारे में बात करेंगे। दुग्ध ज्वर पशुओं में कैल्शियम की कमी से होने वाला एक बीमारी है। दुग्ध ज्वर मुख्य रूप से ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में पाया जाता है, जैसे जर्सी गायों में ये ज़्यादा पाया जाता है, देशी पशुओं के अलावा भैंसों में ये ज़्यादा होता है। कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है, लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सभी की कमी एक साथ पाई जाती है। तो इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं कि एक मिल्क फीवर सिंड्रोम है, क्योंकि इसमें खाली एक कैल्शियम नहीं, इसमें मैग्नीशियम भी इन्वॉल्व हो गया, इसमें फास्फोरस भी इन्वॉल्व हो गया। तो फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो और ज़्यादा टफ हो जाता है पशु चिकित्सक के लिए। ये ब्याहने के 72 घंटों के अंदर इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके जो मुख्य रूप से ये 1 महीने तक, पशु के ब्याहने के 1 महीने के बाद तक पशुओं में इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूध ज्वर रोग को मिल्क फीवर एवं दुग्ध बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के लिए ये रोग बहुत घातक सिद्ध होता है। गाय भैंस में प्रसव के 2 से 3 दिनों के अंदर इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। समय रहते यदि पशुओं का इलाज नहीं किया गया तो पशुओं की मांसपेशियों में लकवा भी हो सकता है। इसके मुख्य लक्षण, जैसे पशुपालक सबसे पहले इसको कैसे पहचान सकते हैं, इसमें नाम तो ज्वर है, जैसे आपको लगेगा कि इसमें बुखार आया है, बट इसमें बेसिकली बुखार नहीं आता है। इसमें क्या होता है, पशु का जो तापमान है वो सामान्य से भी कम हो जाता है। कि पशुओं में हाइपर एक्साइटमेंट, मतलब पशु बहुत ज़्यादा उत्तेजित अवस्था में होगा, वो यहाँ वहाँ भागेगा, उछल कूद करेगा, अपने पीछे के पैरों को पीछे की ओर खींचेगा, जिसको हम टिटेनी बोलते हैं हमारी भाषा में, या पैरासिस बोलते हैं जिसको।
इससे क्या होगा, पशु अपने जो गर्दन है वो ऊपर की ओर करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा उसको, आँखों को जो है बाहर की ओर निकालेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, अपना खाना पीना छोड़ देगा। ये प्राइमरी स्टेज है जिस पे ही ऑनर को समझ जाना चाहिए कि हाँ उसके पशु में कुछ बीमारी के लक्षण आ रहे हैं। दूसरा, इसके बाद क्या होगा, पशु में सेकेंडरी स्टेज पर अगर पशु चला जाएगा तो वो अपने रीढ़ की हड्डी के बल पे बैठ जाएगा, और वो एक स्पेशल पॉस्चर जिसको हम एस शेप पॉस्चर बोलते हैं, वो पीछे की ओर अपने फ्लैंक रीजन में अपने थनों की ओर देखेगा। इस स्टेज तक तो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पशु खड़ा हो सकता है, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है और उस ट्रीटमेंट के लिए जाना है। लेकिन अगर आपने इस स्टेज को भी ओवरकम कर दिया, पशुपालक इस स्टेज को भी नहीं देख पाया, तो फिर पशु क्या होगा, वो तीसरे स्टेज में चला जाएगा। तीसरी अवस्था में पशु ज्यादातर समय फर्श पर लेटे रहते हैं, पशु बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और उनका शारीरिक तापमान कम हो जाता है। अधिक समय तक बैठे रहने के कारण पशुओं में आफरा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर पशु इस स्टेज तक पहुंच गया है तो उसका बचा पाना किसी भी पशु चिकित्सक के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए पशुपालकों को पहली स्टेज में या दूसरी स्टेज में ही, स्टर्नल रिकम्बेंसी की बैठे स्टेज तक ही, पशुपालक को तुरंत डॉक्टर के पास जाकर और उसकी सहायता लेनी है। इसलिए अब हम इसमें एक चीज़ और हम इसमें कर सकते हैं कि हम ये होने ही ना दें, क्योंकि ये कोई विषाणु जनित या जीवाणु जनित रोग तो है नहीं कि जो पशु उसकी गिरफ्त में आ गया है। ये बीमारी उसको क्यों हुई, ये कुछ कमी से हुई है, जैसे हम बोलते हैं कैल्शियम की कमी से हुई है। तो हम नॉर्मली पशु के खाने में 100 ग्राम पर डे अगर कैल्शियम देते हैं तो पशु इस बीमारी के, जैसे ड्राई पीरियड है, जैसे जब वो दूध नहीं भी दे रहा है, अगर तब भी हम उसको 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से कैल्शियम देते हैं तब भी उसमें ये बीमारी नहीं होगी। इसमें फास्फोरस का लेवल जो है, कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो हमेशा 2:1 के रेशो में होना चाहिए सामान्य पशुओं में जो दूध नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर पशु ज्ञावन हो गया है तब हमको इसका जो रेशो है वो हमको कम कर लेना है। हमको जो फास्फोरस का लेवल है वो बढ़ाना है और कैल्शियम का लेवल जो है वो कम करना है। जैसे स्पेशली लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब होता है, जब पशु ब्याहने वाला होता है, उसके 1 महीने पहले आपको जो कैल्शियम का लेवल है वो 1 रखना है। अगर 1 भाग आप कैल्शियम दे रहे हैं तो 3 भाग आपको फास्फोरस देना है उसमें। प्रसव से 3 महीने पहले पशुओं के आहार में अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस शामिल करें। पशुओं के आहार में सूखी घास एवं हरा चारा भी शामिल करें। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार का सेवन कराएं। इस रोग के लक्षण नजर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें। अब इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि आपको पशु को ब्याहने के 1 हफ्ते के अंदर में आपको इसको इंजेक्शन लगाना है विटामिन D3 का। ये केवल एक ही सिंगल डोज ट्रीटमेंट है। इसमें हम 1 हफ्ते पहले विटामिन D3 का एक इंजेक्शन लगवाएंगे और एक इंजेक्शन हम लगाएंगे पैराथॉर्मोन का, क्योंकि पैराथॉर्मोन जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी हार्मोन है। तो इसका भी एक सिंगल डोज ट्रीटमेंट है। ये भी हम इसको क्या करेंगे, 1 हफ्ते पहले हम विटामिन D3 भी लगवा लेंगे और 1 हफ्ते पहले हम पैराथॉर्मोन का एक इंजेक्शन भी लगवा लेंगे। और उसके बाद हम इसमें कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल मेंटेन करेंगे लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। और इसके बाद हम होने के बाद इसमें अमोनियम क्लोराइड हम 100 ग्राम पर डे इसके फीड में शामिल करेंगे, जो क्या करेगा, ब्लड का pH मेंटेन करेगा और दुग्ध ज्वर होने की संभावना को कम करेगा। जैसे मैंने कहा, इसका ट्रीटमेंट तो खैर है ही, जैसे हम कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट लगाएंगे, एविल लगाएंगे या और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है हम वो देंगे। जो मैंने बचाव के उपाय बताए हैं, अगर आप वो करेंगे तो आपका पशु कभी भी इस बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। क्या आप जानते हैं